नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मित्रों, आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे, इसी विषय पर अपनी चर्चा को हम केंद्रित करते हैं। मित्रों, जहाँ तक शीत युद्ध की बात है तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है 1945 से, 1945 से। और मित्रों, ये 1945 का जो टाइम पीरियड है, जो ये सन है, जो ये समय है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सन है। क्योंकि 1945 में, 1945 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित किया, बहुत ही एक दीर्घकालीन रूप से प्रभावित किया। और 1945 की घटना ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन था, जो नेचर था, वो तमाम सारी चीज़ों को इसने प्रभावित किया और इन तमाम सारी चीज़ों को उसने बदला। अब आप देखिए कि 1945 का जो वर्ष है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, वो कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो नेचर है, उसका जो डायरेक्शन है, वो तमाम सारी चीज़ों में बदलाव ला देता है। तो वो प्रमुख घटनाएं हैं जो 1945 में घटती हैं, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही व्यापक रूप में और बहुत ही दीर्घकालिक रूप में प्रभावित किया। उसमें क्या हुआ कि जो पहली घटना हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड का अंत होता है, कोल्ड वार की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वार सेकंड का अंत होता है, कोल्ड वार की शुरुआत होती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर एज की शुरुआत होती है, एज की शुरुआत होती है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अब आप मित्रों ये समझिए कि 1945 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट ईयर है, कितना महत्वपूर्ण सन है। और इस सन में ये घटनाएं घटी जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही व्यापक रूप में, बहुत ही दीर्घकालिक रूप में प्रभावित किया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन था, जो नेचर था, वो तमाम सारी चीज़ों में इसने बदलाव लाया। क्योंकि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एक्सिस राष्ट्र थे, जो धुरी राष्ट्र थे, इसमें थे जापान, जर्मनी और इटली। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस राष्ट्रों का गुट था। और दूसरा गुट था यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, मतलब वो पूर्व सोवियत संघ, ये तमाम सारे जो देश थे वो थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का जब अंत होता है तो ये जो एक्सिस राष्ट्र थे इनकी पराजय होती है। और दूसरी घटना हुई, कोल्ड वार की शुरुआत होती है। और कोल्ड वार की शुरुआत की वजह से एक बाइपोलर वर्ल्ड, जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, उसका आगमन होता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के पूर्व तक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बहुध्रुवीय व्यवस्था थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो जो विश्व व्यवस्था है वो बाइपोलर हो जाती है। एक पोल यूएसए बनता है और दूसरा पोल यूएसएसआर उभर करके आता है। और यहीं से न्यूक्लियर एज की शुरुआत होती है। क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया है कि
1945 का जो समय है, एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर एज का प्रारंभ होता है। और यूएनओ की स्थापना भी 1945 में होती है। और यूएनओ की स्थापना जब की गई तो बहुत ही एक आशावादी दृष्टिकोण से की गई और इस उद्देश्य से की गई थी कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, कोई युद्ध नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। तो यूएनओ की स्थापना तो बड़े ही आशावादी दृष्टिकोण से और बहुत ही उत्साह के साथ की गई। लेकिन मित्रों, हुआ क्या कि जिस आशा और उम्मीद के साथ, जिस मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यूएनओ की स्थापना की गई थी, उस लक्ष्य में यूएनओ कामयाब नहीं हो पाया। वजह यह थी कि कोल्ड वार की शुरुआत हो गई और जो यूएसए है और यूएसएसआर के बीच जो ये वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया, इसकी वजह से यूएनओ ठीक से काम नहीं कर पाया। और देखिए कि जैसे एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ठीक वही चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ भी घटित होती है कि जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है और जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है तो वैसे ही कोल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार रूपी जो समस्या थी, जो युद्ध था, उसका मतलब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ से जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी प्रकार से वहाँ से निकलती है तो वो कोल्ड वार में अरस जाती है, कोल्ड वार में ही वो मतलब झूलने लगती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी ये कहावत चरितार्थ होती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक वही स्थिति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की होती है और ठीक वही स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के बनती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो 1945 का जो टाइम है, जो ईयर है, जो सन है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही लॉन्ग टर्म में, बहुत ही एक दूरगामी रूप में प्रभावित किया। उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर को, डायरेक्शन को, तमाम सारी चीज़ों में बहुत ही आधारभूत परिवर्तन ला देता है। तो ये 1945 में घटनाएं घटी और किस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। अब मित्रों, अब हम आते हैं कि कोल्ड वार है क्या, कोल्ड वार हम किसे कहते हैं। तो जहाँ तक कोल्ड वार की बात है तो कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, एक ठंडा युद्ध। मित्रों, ये बात समझ में आती नहीं है, युद्ध वो भी ठंडा युद्ध, तो ये कैसा युद्ध है। तो आप देखिए कि कोल्ड वार हम कहते किसको हैं, कोल्ड वार का आशय क्या होता है, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही व्यापक रूप में प्रभावित किया और इसने 45 वर्षों तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायरेक्शन और नेचर को निर्धारित किया। तो जहाँ तक शीत युद्ध की बात है, तो जो ये शीत युद्ध शब्द है, इस शब्द का जो प्रतिपादन किया, इस शब्द का जो प्रतिपादन किया वो है बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच ने 1947 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। 1947 में, और इस शब्द को लोकप्रिय बनाया वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया, इस शब्द को। लोकप्रिय बनाया। तो मित्रों, जो शीत युद्ध शब्द है, जो कोल्ड वार टर्म है, उसका प्रतिपादन किया बर्नार्ड बरूच ने 1947 में और इस शब्द को लोकप्रिय बनाया वाल्टर लिपमैन ने। तो
शीत युद्ध। शीत युद्ध मित्रों एक ऐसा युद्ध होता है जहां पर वास्तव में युद्ध हो नहीं रहा होता है, युद्ध वास्तव में हो नहीं रहा होता है, बल्कि युद्ध जैसे हालात होते हैं, ना शांति होती है ना युद्ध होता है, बल्कि युद्ध जैसे हालात होते हैं, बिल्कुल एकदम से टेंस स्थिति होती है, बहुत ही एक टेंशन से युक्त माहौल होता है और पूरे के पूरे वातावरण, पूरा का पूरा जो वातावरण होता है वो युद्ध जैसा होता है, युद्ध जैसे हालात होते हैं जहां पर एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है और दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने सशस्त्र रूप से खड़े होते हैं कि अब युद्ध शुरू हो जाए कि तब युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन युद्ध असल में होता नहीं है बल्कि युद्ध जैसे हालात होते हैं। कोल्ड वार युद्ध जैसे हालात होते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है। तो कोल्ड वार एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वास्तव में युद्ध हो नहीं रहा होता है, ना ही बिल्कुल शांति होती है, बल्कि एक तनावपूर्ण स्थिति होती है, बहुत ही टेंस स्थिति होती है जहाँ पर एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है। और ये मित्रों एक ऐसा युद्ध होता है कोल्ड वार जो रण क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है, जो फील्ड में नहीं लड़ा जाता है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क में, जो मानव मस्तिष्क होता है वहाँ पर लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। ये एक साइकोलॉजिकल वार है, एक मनोवैज्ञानिक वार होता है कोल्ड वार। तो कोल्ड वार एक मनोवैज्ञानिक वार होता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है और यहाँ पर इसी प्रकार से पूरी की पूरी सिचुएशन चलती है और आप देखते हैं कि 1945 से लेकर के 1991 तक ये कोल्ड वार चला और इस पीरियड में पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल माहौल था, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, वो इसी प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति में चलती है। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है इसी तनावपूर्ण स्थिति में चलता है। और मित्रों चूँकि ये एक साइकोलॉजिकल वार होता है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, रण क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है बल्कि अपने दुश्मन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रूप से उस पर विजय पाने की कोशिश की जाती है, उसे साइकोलॉजिकली डराने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कोल्ड वार को स्नायु वार, स्नायु युद्ध, स्नायु युद्ध वार ऑफ नर्व्स, वार ऑफ नर्व्स ही कहा जाता है, मतलब स्नायु युद्ध है। ये युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता है बल्कि एक साइकोलॉजिकल वार होता है। और मित्रों ये जो कोल्ड वार है, इस कोल्ड वार पीरियड में जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, जो दोनों महाशक्तियाँ उस समय थी, हालांकि अमेरिका तो आज भी है लेकिन यूएसएसआर का तो अंत हो चुका है। तो जो दोनों महाशक्तियाँ थीं यूएसए एंड यूएसएसआर, तो इस समय ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कूटनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या मतलब कि जो सैनिक क्षेत्र हो, तो हर स्तर पर एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर जो कोल्ड वार है ना, वो कई फ्रंट पर लड़ा गया, चाहे वो राजनीतिक फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, सोशल मतलब जो सामाजिक फ्रंट हो, कल्चरल फ्रंट हो, मतलब कि जो मिलिट्री मतलब सामरिक फ्रंट है, वो तमाम सारे फ्रंट पर यहाँ पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, एक दूसरे के ऊपर विजय पाने की कोशिश थी। तो महाशक्तियों ने सारे फ्रंट पर युद्ध लड़ा और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश किया। और ये जो कोल्ड वार है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसको, जो राजनीति विज्ञानी हैं, इसको कोल्ड वार को
दो विचारधाराओं कोल्ड वार को दो विचारधाराओं दो पद्धतियों दो देशों दो व्यक्तियों और दो गुटों के बीच दो गुटों के मध्य युद्ध कहा है। अब देखिए कि विद्वानों का अपना अपना एनालिसिस है, लेकिन बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि जो शीत युद्ध है ये दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो देशों, दो व्यक्तियों और दो गुटों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो प्रश्न ये उठता है कि वो दो विचारधाराएं कौन थी, दो पद्धतियां कौन थी, दो देश कौन थे, दो व्यक्ति कौन थे, दो गुट कौन थे। अब आप इसको समझिए, ये जो विचारधारा है, दो विचारधाराओं का युद्ध मतलब दो विचारधाराएं, एक है उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, दूसरी है पूंजीवादी विचारधारा। अब दो पद्धतियां कौन हैं? एक है उदारवादी लोकतंत्र, एक है उदारवादी लोकतंत्र और दूसरा है जनवादी लोकतंत्र। जनवादी लोकतंत्र। अब दो देश कौन हैं? यूएसए और यूएसएसआर। दो व्यक्ति कौन हैं? जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डुलेस। और दो गुट कौन थे? नाटो गुट और वारसा। तो मित्रों, जो कोल्ड वार है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को 45 वर्षों तक बहुत प्रभावित किया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उसका जो नेचर था, उसका जो डायरेक्शन था, वो सब बदल दिया। तो उस कोल्ड वार को, मतलब वो जो कोल्ड वार है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना थी। और देखिए कि ये जो कोल्ड वार है इसको दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो देशों, दो व्यक्तियों, दो गुटों के बीच का संघर्ष कहा जाता है। तो वो विचारधाराएं हैं उदारवादी और उदारवादी, मतलब ये उदारवाद जो है ये पूंजीवाद का समर्थन करता है, और जो विचारधारा है वो दूसरी है साम्यवादी विचारधारा। ये है उदारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। तो दो विचारधाराओं का संघर्ष, मतलब एक तरफ उदारवादी विचारधारा, दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है यूएसएसआर। दो पद्धतियों के बीच का संघर्ष, मतलब एक उदारवादी लोकतंत्र जिसको लीड करता है अमेरिका, और जनवादी लोकतंत्र जिसको लीड करता है यूएसएसआर। और दो देशों के बीच का संघर्ष, मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर। दो व्यक्तियों के बीच, वो व्यक्ति हैं
जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डालास, और दो गुटों के मध्य का संघर्ष, मतलब एक गुट नाटो का था और दूसरा वार्सा का था। तो मित्रों देखिए कि शीत युद्ध को विद्वानों ने किस किस प्रकार से डिफाइन किया है, और शीत युद्ध ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इतना गहरे रूप में प्रभावित किया, इतना लॉन्ग टर्म में प्रभावित किया कि शीत युद्ध के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने विभिन्न नज़रिए से उसको देखा, और एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो देशों, दो व्यक्तियों, दो गुटों का बीच का यह संघर्ष था मित्रों। और इस संघर्ष के दौरान आप समझिए कि दोनों जो सुपर पावर्स थे उस समय, उन्होंने चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट रहा हो, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट रहा हो, चाहे वो सोशल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, मतलब जो सामरिक फ्रंट है, वहाँ पर हर स्तर पर हर गुट एक दूसरे के ऊपर विजय पाना चाहता था, उसको नीचा दिखाना चाहता था, उससे आगे निकलना चाहता था। तो इस प्रकार से जो कोल्ड वॉर था वो विभिन्न फ्रंट पर लड़ा गया, और हर फ्रंट पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की गई। और मित्रों एक प्रसिद्ध विद्वान हैं लुई हाले, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री, द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में इन्होंने ये कहा है कि जो कोल्ड वॉर था उसने इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी, इस कोल्ड वॉर ने इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसने इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी उसका समाधान नहीं निकाला, बल्कि समस्याओं को और उलझा दिया। इनका मानना है लुई हाले का। और इन्होंने कहा कि चाहे वो वियतनाम समस्या रही हो, चाहे आपका वो कोरिया की समस्या रही हो, चाहे वो कश्मीर प्रॉब्लम रहा हो, चाहे वो अरब इजराइल संघर्ष रहा हो, तो इस कोल्ड वॉर ने समस्याओं को, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थी उसका समाधान नहीं किया, बल्कि समस्याओं को क्या किया और उलझा दिया। लुई हाले जी का कहना है, उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कोल्ड वॉर एज ए हिस्ट्री में किया है। और मित्रों ये बात सही है, सही इसलिए है क्योंकि ये चाहे वो वियतनाम प्रॉब्लम रही हो, चाहे कोरिया प्रॉब्लम रही हो, चाहे कश्मीर प्रॉब्लम रहा हो, चाहे अरब इजराइल संघर्ष का प्रॉब्लम रहा हो, तो इन सारी समस्याओं को इन दोनों सुपर पावर्स ने एज ए फुटबॉल यूज किया, क्योंकि कभी यूएसए इन समस्याओं को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करता था, मतलब किक मारता था, कभी यूएसएसआर इनको किक मारता था, और ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान तो कभी नहीं हो सका। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल गेम का उदाहरण लीजिए। देखिए फुटबॉल गेम में क्या होता है कि दो गोल पोस्ट होते हैं, एक गोल पोस्ट आपका ये हो गया, एक आपका इधर हो गया। तो इसमें होता क्या है कि गेंद जो है एक टीम इधर से मारती है, गेंद को गोल करने की कोशिश करती है, और एक टीम इधर करने की कोशिश करती है। फुटबॉल के खेल में तो गेंद कई बार गोल पोस्ट में पहुंच जाती है, लेकिन जो ये कोल्ड वॉर रूपी फुटबॉल का मैदान था, और जो ये फुटबॉल रूपी जो तमाम समस्याएं थी, ये कभी भी
गोल पोस्ट में पहुंच नहीं पाए, समस्याएं उलझती गईं। यहाँ तो गेंद कई बार गोल पोस्ट में जाती है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं थीं ये कभी भी गोल पोस्ट में पहुंच नहीं पाई। तो महाशक्तियों ने इन समस्याओं का इस्तेमाल एज ए फुटबॉल के रूप में किया। कभी वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, अमेरिका ने इसको देखा, कभी यूएसएसआर ने देखा। अब आप कश्मीर समस्या को ही लीजिए कश्मीर समस्या को आप लीजिए, तो भारत सरकार तो कश्मीर प्रॉब्लम को इसलिए यूएनओ में ले गई कि भाई पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और यूएनओ पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करे। तो यूएनओ ने क्या किया, कौन कहे कश्मीर को आक्रमणकारी घोषित करने का, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को इसमें एक बराबर पार्टी बना दिया और कश्मीर समस्या सुलझी तो नहीं, लेकिन आज तक उलझी हुई है और आज तक जस की तस बनी हुई है। और निकट भविष्य में इसका क्या समाधान होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कश्मीर का जो प्रॉब्लम है मित्रों, वो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी प्रॉब्लम हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उनमें से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही गंभीर समस्या है। और इसका समाधान कैसे होगा अब वो तो निकट भविष्य में पता लगेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल उसका कुछ समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं कि सरकारों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी समस्याएं कोल्ड वार रूपी फुटबॉल के मैदान में एज ए फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल हुई और विभिन्न सुपर पावर्स ने इन्हें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा। कभी अमेरिका ने किक मारा तो कभी यूएसएसआर ने किक मारा, और ये बेचारी समस्याएं जो हैं कभी भी गोल पोस्ट में पहुंच नहीं पाई। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कोल्ड वार में जो पूरा का पूरा एक तनावपूर्ण, जो एक बड़ा ही डाउटफुल कंडीशन बनी रही, तो इसी वजह से नेहरू जी ने इसे एक निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दिया है। नेहरू जी ने कोल्ड वार को, नेहरू जी ने कोल्ड वार को शीत युद्ध के वातावरण को निलंबित मृत्युदंड का वातावरण, निलंबित मृत्युदंड का वातावरण कहा है। वातावरण कहा है। तो शीत युद्ध में जो पूरा का पूरा माहौल था, जो पूरी की पूरी सिचुएशंस थी, जो ये पूरा 45 वर्षों तक चला, तो इसी वजह से नेहरू जी ने शीत युद्ध का जो पूरा का पूरा वातावरण था उसको उन्होंने निलंबित मृत्युदंड का वातावरण कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोल्ड वार में सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण रहती है, बहुत ही टेंस सिचुएशन रहती है। दोनों पक्ष असलहा लेकर के पूरी तरीके से शस्त्र से सुसज्जित होकर के आमने सामने रहते हैं। कब युद्ध शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। इसीलिए कि मृत्युदंड मतलब मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन वो टलती जाती है, वो आती कभी नहीं है। इसीलिए नेहरू जी ने शीत युद्ध के वातावरण को निलंबित मृत्युदंड का वातावरण कहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा और समझा कि कोल्ड वार मतलब आता कब है, किस प्रकार से पूरा का पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है, जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल माहौल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरा का पूरा तनावपूर्ण सिचुएशन चलती है। और विभिन्न विद्वानों ने इसके कोल्ड वार को अपने तरीके से डिफाइन किया और परिभाषित करने की कोशिश किया। और इस कोल्ड वार ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायरेक्शन को, उसके नेचर को बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो वो तमाम सारे पक्षों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और वो इसके
जिस जिस डायमेंशन पर दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश किया, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश किया, उसकी भी चर्चा हमने किया। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले वीडियो लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।